चलिए आज हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसकी नींव वास्तव में जो पड़ी वो साइमन कमीशन से पड़ी। ठीक, साइमन कमीशन के बारे में आपने सुना होगा कि साइमन कमीशन जब भारत में आया तो वो उसको यहाँ भारत का श्वेत पत्र कहा जाता था ब्रिटिश के माध्यम से। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसमें कोई भारतीय नहीं था और ये कई बार लालीपाप दिया गया कि अब जो नियम कानून बनेगा उसमें भारतीय होंगे, तो बड़ा विरोध हुआ और उसी के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने उसी में कहा था कि मुझे मारी गई लाठियों का अंग्रेज़ों के ताबूत में, ताबूत होता ना जिसमें वो ठोंकी गई एक एक कील का काम करेगी। ठीक, फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया, फिर उसके बाद में भारत और ब्रिटिश के बीच में तमाम सारे संतुलन बनाने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 30 में, 31 में और 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों में थे, दूसरे में गांधी जी थे कांग्रेस की तरफ से। ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये इतिहास का विषय है, मेरा विषय नहीं, लेकिन चूंकि हमने रिवीजन में आपको बता दिया। फिर उसके बाद में 4 अगस्त डेट शायद, हाँ 4 अगस्त 1934 को महाराजी यानी ताज के आदेश पर एक अधिनियम पास हुआ और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी रखी गई जो भारत को डोमिनियन बनाने जैसे बिंदु हुए। ठीक है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम 4 अगस्त को सामराज्ञी द्वारा पास किया गया और उसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। जब भारत शासन अधिनियम 1935 बना तो इसमें फैक्ट क्या था, इसमें जो अनुच्छेद थे यहीं से अनुच्छेद की बात शुरू हुई। आर्टिकल जो थे वो अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ में 321 मिल जाएगा, कुछ में 335 मिल जाएगा, कुछ में 351 मिल जाएगा। तो मैं न्यूनतम से हाईएस्ट सब बता देता हूँ आपको। 321 से 351 अलग अलग स्रोत अलग अलग पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। तो 351 आर्टिकल थे उसमें और कहा यह जाता है कि जब हमारा भारत का संविधान बना तो 250 आर्टिकल इसी में से कॉपी कर लिए गए। इतना अच्छी तरीके से बनाए गए थे। इसमें जो भाग थे जो वो 14 भाग थे, कल शायद बताया था हमने आपको। और आर्टिकल जो अनुसूचियाँ जो थी वो 10 अनुसूचियाँ थी इसमें। लेकिन कमी क्या थी, प्रस्तावना नहीं था इसमें, प्रस्तावना नहीं था। ये प्रश्न पूछा जाता है प्रीलिम्स में, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावना को शामिल किया गया या किस में नहीं था, निगेटिव दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ इसके बारे में एक ओवरव्यू है। अब इस अधिनियम में कौन कौन सी बातें आई, क्या क्या चीज़ें, उसको हम लोग नोट करेंगे। तो पहले हेडिंग डालिए, भारत शासन अधिनियम 1935। पहली लाइन लिखिए, 3 फरवरी 1928 को, ये सब बैकग्राउंड है इसका, इसके बनने के कारण। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। इसमें कोई भारतीय सदस्य ना होने के कारण, इसे श्वेत पत्र कहा गया। श्वेत पत्र, इसे श्वेत पत्र कहा गया। ठीक, अगली लाइन से 10 फरवरी 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट की
भारतीय संविधान की आधारशिला मानी जाती है। ठीक, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। अगली लाइन से 1930 में प्रथम 31 में द्वितीय तथा 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक, ये इतनी बातें 3 पॉइंट भारत शासन अधिनियम 1935 की आधारशिला बनी। ठीक है, ये आया कि जब साइमन कमीशन को वापस कर दिया गया तो ये पता चला कि अंग्रेज़ों द्वारा थोपा गया कोई भी अधिनियम भारत को स्वीकार्य नहीं होगा। अब ऐसे अधिनियम को बनाना पड़ेगा जिसमें भारतीयों के लिए कुछ चीज़ों को शामिल किया जाए। दूसरी बात में ये किया गया कि भारतवासियों ने ये बताया नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कि हमको हमारा संविधान ऐसे चाहिए, इस प्रकार से, जो आप दे रहे हो उस टाइप का नहीं चाहिए, हमको जो हमारा उद्देश्य है उस हिसाब से हमें नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से दिया गया। और तीसरा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये स्थापित करने की बात की गई कि भारत को एक संतुलित अधिनियम कैसे दिया जाए, और वही संतुलित अधिनियम बन करके आया। ठीक, अब अगली लाइन लिखिए। 4 अगस्त 1934 को ब्रिटिश साम्राज्ञी या ब्रिटिश महारानी की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 पास किया गया। इसमें हमने कई इतिहास के प्रश्न भी शामिल कर दिए जो आपको प्रीलिम्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी बातें हम आपको इतिहास के भी इसमें रिवाइज कर दिए हैं। शुरू से 1757 के बाद से जो भी घटनाएं प्रमुख हैं, ठीक है, एक दिन ऐसे भी आप लोगों का प्रीलिम्स आ जाएगा तो 1494 से लेकर के 1947 तक एक दिन में आपको आधुनिक भारत पढ़ा दूँगा। तो उसमें से आपको सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसकी गारंटी रहेगी। डेट वाले जो आते हैं क्वेश्चन वो आपको मिल जाएगा, वो आपको बता दूंगा। जी, पहले साइमन कमीशन आया कि नेहरू रिपोर्ट पहले जी, और ये 3 फरवरी को है 10 फरवरी को। देखिए हमने सारी ये सारी चीज़ें जो भी आपको, इसीलिए हम लोग जो नोट्स बनाते हैं बहुत सिस्टमैटिक, जिसमें प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन मिल जाए, मेंस के भी क्वेश्चन मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। चलिए ठीक, अभी इसको जब आप इसमें 1947 तक पहुंच जाओगे ना तो कम से कम 4 क्वेश्चन इतिहास का मिलेगा इससे आपको, गारंटीड एकदम 100%। जैसे मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूँ उसका। भारत छोड़ो अधिनियम, बेबेल योजना, शिमला समझौता, ठीक, और क्रिप्स मिशन, इन चारों को क्रम से सजाने को आता है। ठीक, ये चीज़ें कभी कभी जितने भी इनके महत्वपूर्ण अधिनियम हैं इनको क्रम से सजाने को आता है। कभी कभी इनके महत्वपूर्ण अधिनियमों के विषय दिया और अधिनियम दिया है, मैच कराने को आता है कि कौन सी बात किस अधिनियम में कही गई। ये सारी बातें तो वो सब आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आपको सब याद होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा जिस वही अभी पिछले टीचर को जो थे उनको यही बता रहा था मैं कि कोई भी चीज़ आप कोई भी काम करो तो आप, एक वर्ड होता है सिस्टमैटिक, एकेडमिक, और इस जटिल अधिनियम में 351
अनुच्छेद, अब ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरत पड़ जाएगा, 351 आर्टिकल अनुच्छेद 14 भाग तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं, इसमें थोड़ा डिटेल हम लोग को लिखना है। हेडिंग डाल लीजिए विशेषताएं। इस अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं थी। ठीक, सबसे पहली विशेषता है, पहली केंद्र में द्वैध शासन। अभी तक क्या था, 1919 का अधिनियम क्या दिया था, प्रांतों में द्वैध शासन। अभी 1935 क्या दिया, केंद्र में द्वैध शासन। क्लियर? ठीक, लिखिए 1919 के प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करके 1919 के प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्रीय प्रशासन में प्रतिरक्षा, जिसको हम लोग रक्षा मामले कहते हैं, विदेशी मामले, धार्मिक विषय तथा जनजातीय क्षेत्र एवं राज्य द्वारा हस्तांतरित विषय ठीक, यानी केंद्र को ये बातें दी गई। ठीक, दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता, बहुत इंपॉर्टेंट किया गया ये, या प्रांतों का स्वायत्त होना, प्रांतों का स्वायत्त होना या प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक, इसमें बदलाव ये हुआ कि जो प्रांत हो गए अब वो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन काम करेंगे, वो गवर्नर जनरल के अधीन काम नहीं करेंगे। अब वो जो काम करेंगे वो ब्रिटिश गवर्नर के, वही चाहे वायसराय कह लीजिए, गवर्नर के नाम फिर बदल करके गवर्नर कर दिया गया था। ठीक है, तो वो ब्रिटिश गवर्नर के अंतर्गत काम करेंगे, ना कि भारत का गवर्नर जनरल शब्द समाप्त कर दिया गया। अब अंतर क्या है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल मतलब स्थापित बाई कंपनी, ऑर्डर्ड बाई ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन यहाँ टोटली ऑर्डर्ड एंड ऑपरेटेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये दोनों में अंतर हो। क्लियर? हाँ, ये चीज़ है। डोमिनियन का मतलब तो ये हो गया कि भारत ब्रिटेन के अधीन काम करेगा। भारत में एक प्रमुख जो व्यक्ति रहेगा वो ब्रिटेन का ही रहेगा सदैव, इसको डोमिनियन कहते हैं। देखिए, प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, या प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया।
अब प्रांत ब्रिटिश गवर्नर के अधीन, अब प्रांत ब्रिटिश गवर्नर के अधीन कार्य करेंगे। अब प्रांत ब्रिटिश गवर्नर के अधीन कार्य करेंगे, ना कि गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ, क्योंकि न्याय व्यवस्था जो थी वो उसको प्रभावी और बनाया गया। ठीक है, क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था नहीं होगी, आप देखे होंगे जितने ही बड़े आंदोलन हुए हैं वो अन्याय व्यवस्था के कारण ही हुए। अगर न्याय व्यवस्था, कई बार होता क्या है, जैसे आप न्यायालय से केस हार जाओ तो आप संतुष्ट हो जाओगे। कोई आदमी कह दे लड़ने मत जाना तो आपको ये फलाने का पक्ष ले रहा है। क्योंकि जब भी कोई एक स्वायत्त संस्था या जिसको आप मानते हो, वो, जैसे आपने देखा होगा एक हमारे यहाँ पद्धति थी जो है पंचायतों की, तो पंचायत बुलाई जाती थी। पंचायत में जो प्रमुख होता था वो जिस बात को बोल देता था सब लोग मान लेते थे। क्यों? क्योंकि उसकी लोग सम्मान करते थे। तो ऐसे न्यायालय के लोग सम्मान करते थे। न्यायालय, आज भी न्यायालय जो कह देती है वो लोग मान लेते हैं, चाहे उनके पक्ष में हो या विपक्ष में। हाँ, ये व्यवस्था आपको दी गई कि अपील की व्यवस्था है। आप जिले के न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो प्रदेश के न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाए। सर्वोच्च से संतुष्ट नहीं है तो यूएनओ चले जाओ। हाँ, आप सामान्य व्यक्तियों के नहीं, कुछ परिस्थितियों में सारे पैसे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, आप उसमें भी और प्रक्रिया है, तब तक आदमी मर ही जाएगा। सिंगल बेंच ने दिया होगा डिसीजन तो आप डबल बेंच में चले जाओ। डबल बेंच यही अमेरिका में सर फायदा है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, मतलब प्रांतीय लेवल पे होते हैं जी, और वहीं पोस्ट कोर्ट फाइल होती है और वहीं लेट हो जाता है, वो ऊपर जाता है। नहीं तो उसमें दो चीज़ें हैं ना, वो अच्छा भी है अंकुर जी और बुरा भी। अच्छा इसलिए है कि निर्णय शीघ्र हो जाता है, बुरा इसलिए है कि गलत निर्णय हो गया तब आप क्या करोगे। अपील का मतलब ही ये है कि आपके साथ गलत हुआ है तो एक सुधार का एक मौका और मिल जाए। देखिए, हम बताएं आपको, भारतीय संविधान जब बनाया गया तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बनाया गया और यहाँ के लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया। जैसे आपने देखा हो, तमाम सारे देशों में कोरोना को लेकर लोग बहुत सशक्त हैं, या जैसे ख़त्म हुआ वैसे सब फिर वैसे। तो कुछ इसीलिए तो कहा जाता है कि जो अधिनियम बनाए जाते हैं वो देश काल परिस्थितियों को लेके बनाए जाते हैं। वो देश काल परिस्थिति खत्म हुई तो अधिनियम खत्म कर दिया गया, दूसरी चीज़ बना दी गई। तो इस तरीके से भारतीय संविधान को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि यहाँ के लोगों को सूट करे। नहीं तो अगर यहाँ के लोगों को सूट नहीं किया करेगा तो फिर वो जैसे नियम सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार कुछ नियम आप बना दीजिए, लोग व्यवहारिक रूप से पालन ही नहीं कर पाएँ तो उस नियम का क्या होगा, तब लोग उल्लंघन करेंगे। बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो पालन ना हो पाने के कारण उल्लंघन किए जाते हैं, तब दिक्कतें खड़ी होती हैं। चलिए ठीक, क्या लिखे? ठीक, आप डालिए संघीय न्यायपालिका की स्थापना। संघीय न्यायपालिका की स्थापना। भारत में वर्तमान में न्यायपालिका की स्थिति क्या है, कुछ उसी से मिलता जुलता है। भारत में आज भी एकल संघीय न्यायपालिका है। ठीक है, लिखिए, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीशों को सम्राट द्वारा
को सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। वही ताज कह लीजिए, वो वर्ड ताज एक्चुअली होना चाहिए। ठीक, वो कभी कभी होता क्या है, जैसे नोट्स बनाते समय वर्ड का ध्यान नहीं आ गया तो जो दिमाग में आया वो लिख दिया गया, ये चीज़ें। 1 अक्टूबर 1937 को कार्यरत हो गया। पहले मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वेर थे। ये प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ग्वेर, अधगा व या और ग्वेर। एक कन्फ्यूजन अलग रखेंगे, कभी कभी क्या होता है सर एलिजा एम्पे और मोरिस ग्वेर में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, वो 1973 के एक्ट में जब 74 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था तो उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे, और ये संघीय न्यायपालिका के प्रमुख न्यायाधीश। यही वर्तमान समय में हमारे यहाँ पद्धति चल रही है। अगला, शक्तियों का विभाजन, इसको मैंने बड़ा डिटेल पढ़ाया है आप लोगों को। शक्तियों का विभाजन वैसे और अभी डिटेल पढ़ाया जाएगा, फिर भी बता देते हैं, बस इसको बता ही दूंगा चूँकि इसकी सारे बस चूँकि उस समय क्या था, वर्तमान में क्या है, थोड़ा अंतर है बस केवल। शक्तियों के विभाजन में क्या है, उन्हीं तीनों सूचियों की बात हो रही है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ रखी गई, और ऐसा नहीं समवर्ती सूची के कुछ स्ट्रांग विषय ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। समवर्ती सूची पहले से हमारे यहाँ थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि समवर्ती सूची ही पूरी। अब चूँकि जैसे जो स्ट्रांग हो जाता है उसी के नाम से सबको जाना जाता है, ये चीज़ें। ठीक, तो इसमें जो संबंध बनाए गए कि राज्य को भी काम करने को, क्यों, क्योंकि आपने राज्य को स्वायत्त कर दिया। अब देखो दिक्कत क्या होती है कि एक के बाद दूसरा मजबूरी हो जाती है। आपने राज्य को स्वायत्त किया तो अब राज्य सूची नहीं देंगे तो करेंगे क्या, बताओ। नहीं तो किस बात की स्वायत्तता भाई। तो इसीलिए जब राज्य को हमने स्वायत्त किया तो राज्य और केंद्र के मध्य एक मधुर संबंध बनाने के लिए हमने सूचियों का निर्माण कर लिया। देखिए इस अधिनियम में राज्य और केंद्र के मध्य, इस अधिनियम में राज्य और केंद्र के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिए संघ सूची, $59 विषय। अब ध्यान रखिए उस समय की बात हो रही है, नहीं किसी से आप लड़ जाएं कि सर आपने तो संघ विषय में 97 और 100 बता रखा है। ये उस समय की बात है, 1935 की बात है। राज्य सूची, और उस समय ये राज्य सूची के नाम से नहीं था, उस समय ये प्रांतीय सूची के नाम से था। प्रांतीय सूची 54 विषय थे उस समय इसमें। प्रांतीय सूची में 54 विषय। समवर्ती सूची में 36 विषय। समवर्ती सूची में 36 विषय। ठीक, समवर्ती सूची 36 विषय। लेकिन कुछ आपातकालीन अधिकार तथा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को सौंप दी गई। अब यही एक पेज फंसा दिया गया। घर तो आपके नाम कर दिया गया, पर मतलब घर में आपको कर दिया गया, पर मालिकाना हक किसी दूसरे का है। ठीक है,
कि जब भी गवर्नर को लगे कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करना है तो आपातकालीन शक्ति तो उसके पास है, और जब आपातकालीन शक्ति लगा देगा तो बाकी सारे नियम धरे के धरे रह जाएंगे। जैसे कई बार इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, आज भी ये व्यवस्था हमारे देश में आज भी क्षेत्र विशेष को गवर्न करना है हमें, तो हमने क्या कर दिया ये। लेकिन ये 1978 के पहले की बात है, अब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सशस्त्र जहाँ पर ये था अशांति उत्पन्न करना, उस जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द करने की वजह से उस जगह पे आप आपातकालीन स्थिति घोषित कर सकते हो किसी क्षेत्र विशेष पर। अगला लिखिए, प्रांतों में विधायिका। ग्यारह प्रांतों में विधायिका का गठन हुआ उस समय। ठीक है, उस समय जब 1935 में, तभी तो पहला चुनाव 1937 में चुनाव कराया गया, आंतरिक चुनाव, आंतरिक सरकार का गठन जो हुआ वो 1937 में, भी बताया जाएगा आपको उसके बारे में। प्रांतीय चुनाव 1937, अभी वो भी पढ़ाऊँगा इसी के बाद। ठीक है, तो और उसी के साथ में इसमें 11 प्रांतों में विधानसभा हो गए। ठीक, लेकिन 6 प्रांत में विधान परिषद भी था, जिसमें आगे लिखें, जिसमें 6 प्रांतों में ब्रैकेट में लीजिए, बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत जहाँ बैठे हो, बिहार और मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार और मुंबई और मद्रास, मुंबई और मद्रास, बिहार से तो शुरू ही हुआ था। तो यहाँ 6 जगह पे विधान परिषद, और सौभाग्य है आज भी 6 जगह पे विधान परिषद है। ठीक, बस उसी का नाम यूपी, जो वर्तमान में यूपी है, संयुक्त प्रांत के नाम से ही था। ठीक है, 11 में 6 प्रांत थे कि हाँ, 11 में से ही 6 प्रांत ऐसे थे जहाँ विधान परिषद भी था। कुल उस समय 11 प्रांत थे, बाकी देसी रजवाड़े, रियासतें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये चीज़ें क्या, हाँ, ये और इतिहास जब जो पढ़ाएगा वो और डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा, प्रांतीय विभाजन बताया जाएगा तो उस समय बताएगा, नहीं तो हम आपको 3D इसका वो भेज देंगे, तो आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, चलिए अगला लिख लीजिए, (1937) में विधानसभा का चुनाव हुआ। और एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम से हुआ कि इस अधिनियम से भारत परिषद अधिनियम खत्म कर दिया गया। तो जो बैकडोर वाली स्थिति थी वो अब हो सकती थी, लेकिन प्रांतों में ही केवल हो सकती थी ये स्थिति। ठीक है, लिखिए, इस अधिनियम से भारत परिषद अधिनियम समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम समाप्त कर दिया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम में हुई, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।
अखिल भारतीय इसमें था क्या, इसमें वो 11 प्रांतों को शामिल किया गया और 6 कमिश्नरी को शामिल किया गया और देसी रियासतों को बोला गया जिसकी स्वेच्छा हो अखिल भारतीय में शामिल हो जाए, हमारी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। एक्चुअली ये सब प्रशासन के माध्यम से बनाए गए क्षेत्र थे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते थे अर्थव्यवस्था के हिसाब से उनको ये पर्सनली गवर्न करते थे, उसको कमिश्नरी कहा जाता था, ठीक है। जैसे जो बड़े प्रांत में नहीं, जो छोटे स्थान हैं लेकिन हमारे लिए ज़्यादा आर्थिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको कमिश्नरी घोषित कर देते थे और वहाँ अपना व्यक्ति बैठा देते थे स्वायत्त रूप से, ठीक है, क्लियर। तो क्या लिखा आपने, अच्छा लिखिए 11 ब्रिटिश प्रांतों, इसमें डैश लगा के लिखिए, इसमें डैश करके आगे लिखें 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा देसी रियासतों को स्वेच्छा से शामिल करके बनाने की बात हुई, स्वेच्छा से शामिल करके बनाने की बात हुई। लेकिन देसी रियासतों के शामिल न होने के कारण, परंतु देसी रियासतों के शामिल न होने के कारण अखिल भारतीय संघ लागू न हो सका। अखिल भारतीय संघ लागू न हो सका, ठीक। अब क्या करेंगे, जब अखिल भारतीय नहीं लागू हुआ तब मजबूरी में इन्होंने 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता, जो इस अधिनियम की पहली बिंदु थी, वो लागू कर दिया। ठीक है, आप नहीं शामिल तो सबको हम प्रांतीय स्वायत्तता हम दे रहे हैं। लिख लीजिए लास्ट पॉइंट इसका, 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया। देखिए, अखिल भारतीय संघ लागू हो जाता तो बहुत सारे बिंदु जो संघ वाले थे वो सीधे भारत पर लगा दिए जाते, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती कि जो क्षेत्रीय विवाद थे वो समाप्त हो जाते और प्रॉब्लम ये होती कि देसी रियासतों की का अस्तित्व खत्म हो जाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। सब शामिल हो जाते, तो जब संघ में शामिल हो जाते तो अपना अस्तित्व खत्म हो जाता, हम संघ के व्यक्ति हो जाते। यही चीज़, इसीलिए आप देख रहे हैं किसी की रियासत कहाँ बची, राजा महाराजा कहाँ है, रजवाड़े कहाँ हैं, देसी रियासतें कहाँ हैं। देसी रियासतों को ही तो संघ में शामिल करने के लिए तमाम सारी जद्दोजहद करनी पड़ी और उसमें यही दिक्कत थी कि उसकी अपनी एंटिटी समाप्त हो जाती, वो राष्ट्र के एंटिटी का हो जाता, राष्ट्र के स्वायत्त हो जाता। एक बार शामिल होने के बाद तो निकल गए, वो तो जब समाप्त कर दिया, अखिल भारतीय बना दिया तो आप उसमें आ गए तो उसकी बात ही खत्म, आपका स्वायत्तता समाप्त हो गया, फिर आप अगला अपना क्षेत्र भी नहीं, तो ये उसकी पर्सनल एंटिटी समाप्त हो जाती, इसलिए तमाम सारी दिक्कतें हुई। और ये ब्रिटिश के अधीन थे, हाँ वो थे। इस जैसे हमने आपको बताया होगा, जब भी पढ़ाया होगा तो कई बार हमने इस शब्द को प्रयोग किया होगा कि जब हमारा भारत गुलाम था तो यहाँ पर 2 भारत थे, एक देसी भारत, एक अंग्रेजी भारत। तो देसी भारत कभी गुलाम नहीं रहा, जिनको देसी रियासतें कहते हैं, वो कभी गुलाम नहीं थी, वो इनकी बात मानती थी लेकिन बंधी नहीं थी।
लेकिन जनता बेचारी बंध ही थी। जी हाँ, कमिश्नरिया आगे लिखा देंगे, उसको ज़रूरत है नहीं, बता दूंगा आपको, लिखा देंगे। ठीक, अब अगला हेडिंग डालें आप। एक पॉइंट और रह गया, ये भी लिख लीजिए। 1935 के अधिनियम से बर्मा को अलग कर दिया गया। वो चूँकि अलग शासन करने का मूड था उनका, तो उन्होंने उसको भारत से अलग कर दिया। अगली लाइन से फिर मतलब, तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ। 2 नए प्रांत भी बनाए गए। 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ, और सिंध ही बाद में हमारे लिए घातक बना। तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935, ये महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल कराया, बाकियों से डिटेल ये। ठीक है, क्यों डिटेल? क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें आपको अपने संविधान में देखने को मिलेंगी, तो कम से कम एक झलक तो इसको आपको पता रहे ये चीज़ें। अब हम लोग अगला हेड डालेंगे 1937 का प्रांतीय चुनाव। अगला हेड डाल लीजिए। ये अब इसके बाद जो बात होगी वो, अब ये भारत के संवैधानिक विकास में खंड खंड में बात होगी, अधिनियमों की बात नहीं होगी। अधिनियम की बात यहाँ तक हो गई। अब जो बात होगी वो अलग अलग बिंदुओं की बात होगी, लेकिन वो सारे मिल करके ही संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हुए, क्योंकि हम आपको 26 जनवरी 1950 पे लाके बैठाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने 11 प्रांतों की जो बात करी, उस 11 प्रांतों में जब 1937 का चुनाव हुआ तो वहाँ पर 1585 सीट थी टोटल, और इसमें अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग 711 सीटें कांग्रेस ने जीत करके परचम लहरा दिया, और कुछ प्रांतों में तो स्वायत्त सरकार बनी, मतलब पूर्ण रूप से सरकार जो है कांग्रेस की ही बनी ये। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 1939 में, नियति को जो मालूम होता वही होता, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने की बात हो गई। क्यों? क्योंकि चुनाव तो हुआ, लेकिन उस समय जो अध्यक्ष था भारत का, सर्वोच्च पद था, वो भारत के व्यक्ति में नहीं था। ठीक, तो अब हुआ भारत का जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, सरकार में भी। तो इनको 1939 में जब युद्ध में झोंकने की बात करी गई, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हमारा संविधान लागू करो, तब हम युद्ध में जाएंगे। तो जब ये बात इन लोगों ने कही और सरकार इस्तीफा देकर सरकार का विघटन कर दिया इन्होंने, क्योंकि अध्यक्ष तो वही था, वायसराय ही, गवर्नर कह लीजिए, वायसराय, उस समय कोई दिक्कत नहीं, दोनों शब्द प्रयोग किए जाते थे। तो अब ये हो गया कि अब क्या होगा, तब पहली बार अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अभी इसी के बाद हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। और अगस्त प्रस्ताव प्रॉपरली आप में पूछा जाता है, निम्न में से कौन कौन सी बातें, कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना तो ये, नहीं तो मेंस में सीधे पूछा जाता है, अगस्त प्रस्ताव का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, लिखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में ग्यारह प्रांतों के विधान मंडलों का चुनाव हुआ, मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों का चुनाव हुआ, जिसमें 1585 सीटों में से 7
711 सीटें कांग्रेस को मिली, तथा 5 प्रांतों में 5 प्रांतों में ब्रैकेट में लिख लें, कोई ज़रूरत नहीं फिर भी लिख लें, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। मध्य मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, ब्रैकेट बंद कर लें, में बहुमत से सरकार बनी। अन्य में बड़े दल के रूप में मान्यता मिली। अन्य राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल, सरकार तो नहीं बना पाया क्योंकि तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियां थी, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। कुछ में गठबंधन से सरकार बनी। अभी वो भी हम लोग लिखेंगे कहाँ कहाँ गठबंधन की सरकार बनी। डैश करके लिखिए। पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में, पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में मिली जुली सरकार बनी। पंजाब में यूनियन पार्टी या यूनियनिस्ट बोलते थे उनको, यूनियन पार्टी, बंगाल में कृषक प्रज्ञा पार्टी, कृषक किसान वाला, कृषक प्रज्ञा पार्टी, एवं मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार बनी। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में लिख लें, नोट लगा करके अलग से नोट। कभी कभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। संयुक्त प्रांत, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश लिख लीजिए। उस समय तक इसका नाम संयुक्त प्रांत था। दो 288 सीटें थी उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत 288 सीटों में से, सॉरी 88 नहीं, 228 सीटों में से 134 कांग्रेस को मिली। 134 कांग्रेस को मिली। अतः कांग्रेस के मुख्यमंत्री, नाम बता सकते हैं पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जी नहीं, वल्लभ पंत। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन मैचिंग के लिए खूब पूछा जाता है। कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ऐसा। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, न्याय मंत्री के.एन. काटजू। ये सब प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपको लिखा रहा हूँ नाम। न्याय मंत्री के.एन. काटजू तथा वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। कानपुर में इन्हीं के नाम से नगर है, किदवई नगर। के.एन. काटजू न्याय मंत्री।
तथा वित्त मंत्री रफ़ीक अहमद किदवई। ठीक, अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये सरकार केवल 28 महीने चली और अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में झोंके जाने के कारण कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया 11 में से, क्योंकि उस समय 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी। 5 में तो इनका पूर्ण सत्ता था, 3 में संयुक्त मिलीजुली सरकार थी, तो उन 3 में इन्होंने 8 में इस्तीफा दे दिया कि नहीं, हम ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमको द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दे, हमको अब पूर्ण स्वायत्तता चाहिए, हमारा अपना संविधान चाहिए, बात खत्म, तब हम चुनाव के चक्कर में पड़ेंगे। लिख लीजिए ये भी 2 लाइन। अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने निम्न कारणों से 8 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया। 8 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया। अब कारण क्या थे? पहला कारण हमने बताया आपको, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकना। और दिक्कत ये नहीं थी कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकना, बिना कांग्रेस की सहमति के झोंकना, ये दिक्कत थी। ठीक है, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकना बिना कांग्रेस की सहमति के, ये स्थिति। और दूसरी जो सबसे बड़ी थी वो भारत के स्वतंत्रता की उपेक्षा करना। भाई जब चुनाव हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, तब कहे आप ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो हमारे स्वायत्तता के खिलाफ हो। तो दूसरा कारण था भारत की स्वतंत्रता की उपेक्षा करना। फिर इसी में एक इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाता है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? पूछा जाता है। 8 अक्टूबर। लिखिए, लिख लीजिए। 8 को 22 दिसंबर को है मुन्ना, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। लिखिए, 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हीं के साथ थे, यानी मुक्ति दिवस के समर्थक थे वो। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने भी अपने जहाँ सरकारें थी वहाँ उन्होंने सरकार का त्यागपत्र देके मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि भाई हम कैसे साथ नहीं रह सकते हैं, ये चीज़ें। ये तो देखिए कुछ जहर घोलने वाली तत्व थे, चीज़ें थी, और उसमें 2 लोगों की व्यक्तिगत रूप से अपनी अकड़न हो गई, जवाहरलाल नेहरू की इधर और जिन्ना की उधर, नहीं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होती। कभी कभी हो जाता है ना कि जैसे जब आदमी का ईगो टकरा जाता है तब वो कोई भी निर्णय लेने के लिए, फिर वो चाहे नुकसान हो और चाहे फ़ायदा हो, जैसे आपने जंजीर देखी होगी तो उससे अमिताभ बच्चन से सामने वाला कहता है कि तुमने तो ये 25 करोड़ की चीज़ आपने ये मतलब 40 करोड़ या 45 से खरीद दिया, आपने नुकसान कर लिया। तो उसे कहा नुकसान नहीं किया है, हम इस बिल्डिंग को बनाने में ईंटा ढोए हैं, उस ईंटा ढोने की कीमत आप नहीं लगा सकते हो। इसे कहते हैं, हम लोग एथिक्स में पढ़ाता हूँ मैं, इमोशनल कास्ट या कास्ट ऑफ इमोशन। कास्ट ऑफ इमोशन में एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, वो कि जैसे कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है ना, लोग कहते हैं अपनत्व, तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो ये बात होती कि फिर वो कहता है कि अब इसके लिए कुछ भी कीमत चुकाना पड़े, इससे फ़र्क
नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ इमोशनल लगाव है, यहाँ इस तरीके से ये चीज़ें, ठीक है। आपने देखा होगा कास्ट ऑफ इमोशन से ही एकलव्य का अंगूठा दे दिया था उसने, वो कास्ट ऑफ इमोशन ही थी, ये चीज़ें। चलिए ठीक, अब अगला हेडिंग डालिए, अगस्त प्रस्ताव 1940। अब ब्रिटिश सरकार को टेंशन होने लगा कि अगर भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा या भारत के लोग शामिल नहीं होंगे तब तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विद्रोह, तमाम सारी चीज़ें सब उत्पन्न हो ही गई थी, सरकार भी बन गई थी, लोग स्वतंत्र हो गए थे। अब स्वतंत्र हो गए थे तो आप उनको कुछ ऐसी बातें भी नहीं कह सकते, नहीं ज़बरदस्ती शामिल कर दो ये चीज़ें। तो अब प्रॉब्लम हुई कि इनको किसी तरीके से लाया जाए। तो लॉर्ड लिनलिथिगो का नाम आपने सुना होगा, एक वायसराय थे, उनको भेजा गया कि आप जो है जा कर के मनाइए और कुछ लालीपाप दीजिए कि भैया आप युद्ध में शामिल हो जाओ तो हम आपको ये दे देंगे। तो उन्होंने जो जो देने की बात कही उसी को हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्लियर, लिख लीजिए। ब्रिटिश सरकार भारत का सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में चाहती थी, इसलिए उसने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, यही तो नाम, ठीक, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक, के माध्यम से अगस्त प्रस्ताव भेजा, अगस्त प्रस्ताव भेजा। क्लियर, जिसकी बातें निम्न हैं। सबसे पहला लालीपाप दिया कि गवर्नर के कार्यकारिणी में अधिक से अधिक भारतीय होंगे। भाई आप अधिक से अधिक भारतीय होंगे तो निर्णय अपने हिसाब से लीजिएगा। अभी क्या है, हमारे लोग ज़्यादा हैं तो निर्णय हम अपने हिसाब से लेते हैं। तो पहला पॉइंट, गवर्नर की कार्यकारिणी सभा में अधिक से अधिक, गवर्नर की कार्यकारिणी सभा में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया गया, शामिल करने की बात कही गई। शामिल करने की बात कही गई। दूसरी बात ये, इन्होंने ये नहीं कहा अगर आप युद्ध में शामिल हो तो ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम ये युद्ध परिषद का गठन करेंगे। युद्ध परिषद जो कहेगा उस परिषद के माध्यम से हम लोग शामिल हो, जबरदस्ती युद्ध में हम आपको शामिल नहीं करा देंगे, ठीक है। तो एक युद्ध परिषद के गठन की बात की गई, लिख लीजिए, एक युद्ध परिषद या युद्ध सलाहकार परिषद, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। तीसरा लालीपाप दिया गया जिसकी हमें ज़रूरत थी, भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार, कि अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होते हैं तो आपको एक लालीपाप ये भी दे देंगे हम। ठीक, और तीसरी बात कहा, चौथी बात कहा
कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम भारत को डोमिनियन राष्ट्र घोषित कर देंगे। युद्ध की समाप्ति पर भारत को डोमिनियन राष्ट्र घोषित कर देंगे। क्लियर? तो ये अगस्त प्रस्ताव की बातें थी, लेकिन कांग्रेस को सब हवा हवा ही लगा। अब नोट लगा लीजिए जहाँ से संविधान इतिहास दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो लिखाने जा रहा हूँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों असंतुष्ट थे, यानी इस अगस्त प्रस्ताव से दोनों असंतुष्ट थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों असंतुष्ट थे। एक आपने नाम सुना होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक, तो हुआ क्या कि कांग्रेस ने अपने को अलग किया और विनोबा भावे के माध्यम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत हो गई यहीं से। ठीक है, अगला लिखें, कांग्रेस ने अपने को अलग कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। अपने को अलग कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। उसी में आगे लिख लीजिए, 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र, पवनार, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, पवनार आश्रम महाराष्ट्र में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म्स के इतिहास और संविधान दोनों का क्वेश्चन है ये। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया। अगली लाइन से, इसी में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सुना होगा आपने, अभी आगे खून भी मांगेंगे। ठीक, तो ये अगस्त प्रस्ताव के बाद की घटनाएं और उसका परिणाम। ठीक, अब जब ये पता चल गया कि नहीं, भारतीय युद्ध में शामिल नहीं होंगे, इनको कैसे मोबिलाइज किया गया, तब ये किया गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा दूसरा प्रस्ताव भेजा गया, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ठीक, और इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, अगला हिंट डालिए, क्रिप्स मिशन 1942। ठीक, देखिए 23 मार्च लिखना नहीं है, पहले घटनाक्रम बता रहा हूँ आपको। 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया कि जा करके आप कुछ नया लॉलीपॉप दीजिए। ठीक है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप सारा छोड़ो, हम आपका संविधान बनवा देंगे। कुछ बातें उनके द्वारा भी लिख करके लाई गई कि ये बातें आपको इसमें हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो चूंकि उस समय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तेज हो चुका था और फिर उस समय जो बातें कही गई वो इनके मन को नहीं भाया और उसको रिजेक्ट करके और फिर उसके बाद भारत छोड़ो अधिनियम, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया। ये इसी क्रिप्स मिशन का ही परिणाम वो था।
और ये निरंतर तमाम सारी घटनाएं साथ साथ चलती रहीं। देख लीजिए, भारत में स्वतंत्रता की आग तेज हो गई थी। जिससे विश्व के प्रमुख देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, क्या लिखे, चीन आदि ने ब्रिटेन पर दबाव डाला, चूँकि तब तक ये स्वतंत्र हो चुके थे। आदि ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। नहीं, आज़ाद की स्थिति नहीं, लेकिन उसकी स्थिति अपनी बड़ी दूसरी दशा थी। जब हम लोग चाइना को पढ़ेंगे थोड़ा सा तो उसके बारे में बात करेंगे कैसे क्या है। उनके यहाँ बड़ी मतलब आज भी दशाएं बड़ी अजीबोगरीब हैं, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम ही नहीं हुआ था, तो छोटा, लेकिन वो कभी गुलाम नहीं हुआ। हाँ, वो ये चीज़ें। तो अब इसके बाद में इन सारे देशों ने दबाव डाला ब्रिटेन पर कि भारत को, चूँकि उसका कारण भी था, बहुत सारे व्यापारिक गतिविधियाँ भारत से होती थी, चीज़ें थी, तो इतना स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारे व्यापारिक संबंध और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और पड़ोसी राज्य होने के कारण अब तो तमाम सारी, देखिए आपको बताएं, बहुत ज़्यादा दुश्मनी कई बार आर्थिक उन्नति के कारण हो जाता है। इधर आपने देखा होगा पिछले 10-5 सालों में चाइना का, वो तो पहले युद्ध हुआ ही था, वो अलग बात है, लेकिन 10-5 सालों में बड़ी बड़ी स्थिति खराब हो गई चाइना और भारत की। ये तो कहिए चाइना का व्यापार भारत में हो रहा है। हम लोग सबसे ज़्यादा आयात इस समय चाइना से कर रहे हैं, इंपोर्ट जो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी स्थिति और अच्छी है, क्योंकि आपने देखा 200 के आसपास ऐप लगभग चाइनीज बंद हो गए। हमारे यहाँ इन सब टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं होता उस लेवल का, ये चीज़ें। तो उस समय ये सपोर्ट किया गया कि भारत को आज़ाद किया जाए। तो आपको पता होगा विंस्टन चर्चिल ने गांधी को बुलाया था, अर्धनग्न फकीर उसी ने कहा था इसको, ठीक है। तो गांधी ने जवाब किया, गांधी से पूछा, विंस्टन चर्चिल ने कहा, एक बहुत मशहूर स्टोरी है, विंस्टन चर्चिल ने कहा इसको कपड़ा पहना के तब लाना हमारे पास। तो मना कर दिया गांधी जी, तो आधी पहनते थे आधी ओढ़ते थे, पता होगा आपको। मैंने कहा नहीं पहनेंगे। जब गए तो पहला सवाल यही था कि काहे आप नंगे आए हैं। तो गांधी जी ने कहा हमारा कपड़ा तो आप पहने, हमारे हिस्से का तो हम कैसे पहने, क्योंकि वो पूरा कोट नीचे तक पहना हुआ था। ये चीज़, चलिए ठीक। क्या लिखे, स्वतंत्र के लिए दबाव डाला, ठीक, स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्र होने के लिए दबाव डाला। उस समय विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल लिख दे रहा हूँ, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था इस समय, हाँ लिख लीजिए चाहे ब्रैकेट में, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, बहुत खतरनाक प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल ने। युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, हाँ युद्ध मंडल के सदस्य थे, युद्ध मंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से मिलने के लिए तेईस मार्च 1942 को भेजा। अब इस मिशन जो क्रिप्स मिशन था, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट पूछा जाता है फिल्म्स में, नोट लगा के लिख लीजिए।
गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक मतलब जानते हैं क्या होता है? जिस चेक का समय बीत जाए। ठीक है, लिख लीजिए, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड, ऐसे डेटेड चेक, जवाहरलाल नेहरू ने इसे बंद होते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा तो उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया कि बंद होते बैंक का, बंद होते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीता रमैया ने अगस्त प्रस्ताव का परमार्जित रूप, अगस्त प्रस्ताव का परमार्जित रूप कहा। ठीक, क्लियर? तो ये हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, हाँ बीच में कैबिनेट मिशन, जिसकी कैबिनेट मिशन ही भारतीय संविधान के बनने का प्रमुख घटना मानी जाती है। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, परमार्जित